हेलो दोस्तों, तो आज मैं फियर स्ट्रीट मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। बात करें इस मूवी की तो ये एक हॉरर स्लैशर मूवी है, मतलब जिसमें कि सीरियल किलर वगैरह होते हैं उस टाइप का मूवी है। दरअसल ये मूवी एक ट्रायोलॉजी सीरीज है। पहला पार्ट है फियर स्ट्रीट 1994, देन 1978, देन 1666। तो ये मूवी तीनों टाइमलाइन में चलेगा। एक्सप्लेनेशन इसका लंबा हो सकता है, तो एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम देखते हैं हेदर नाम की एक लड़की को, जो कि सेडी साइड मॉल में काम कर रही थी। ओके, तो अभी रात बहुत हो चुकी थी, इसीलिए सेडी साइड मॉल यहाँ पे बंद हो जाता है। सो हेदर यहाँ पे अपने घर जाने के लिए निकलती है। थोड़ी देर बाद हम देख पाते हैं रायन, जो कि हेदर की दोस्त है। रायन और हेदर थोड़ी देर में सेडी साइड मॉल से घर जाने वाले थे, तभी रायन को कुछ इको साउंड सुनाई देता है, लाइक। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं एक मास्क्ड किलर हेदर के ऊपर हमला कर देता है। हेदर उससे धक्का देके इधर से निकलने की कोशिश करती है और थोड़ी देर आगे जाते ही उसे एक फोन दिखता है, तो वो पुलिस को फोन कर देती है। फिर से वो मास्क्ड किलर यहाँ पे आ गया था और वो हेदर को जान से मार देता है। लेकिन हेदर मरते मरते हम देख पाते हैं कि ये किलर और कोई नहीं बल्कि रायन है। तो हेदर ऑलरेडी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, इसीलिए यहाँ पे एक पुलिस वाला आ जाता है और इसका नाम होता है शेरिफ गुड। सो ऑफिसर गुड यहाँ पे रायन को सर पे गोली मार देता है। सो रायन की वहीं पे मौत हो जाती है। फिर हमें मूवी का इंट्रो दिखाया जाता है और इससे पता चलता है कि रायन ने उस दिन हेदर और 6 लोगों को मार दिया, मतलब 7 लोगों को मार दिया है। और सेडी साइड में कुछ सालों के अंतर में ये सीरियल किलिंग होता रहता है। और यहाँ का लोकल लोगों का मानना ये था कि इस जगह को एक सारा फियर नाम का एक विच ने कर्स कर दिया है। फिर सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं डीना नाम की एक लड़की को, जिसका कि हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था और उसका गर्लफ्रेंड का नाम होता है सैम। फिर हम देखते हैं जॉस को, जो कि सेडी साइड किलर्स नाम के एक ग्रुप में था और ऑनलाइन उसके दोस्तों के साथ बात कर रहा था। फिर यहाँ पे उसकी बहन डीना आ जाती है और इनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है डीना बिल्कुल भी सारा फियर विच को नहीं मानता है, लेकिन जॉस जो है वो सारा फियर को मानता है। और सेडी साइड में जो पिछले कुछ सालों में किलिंग्स वगैरह हुए हैं उसके ऊपर जितने भी आर्टिकल्स मौजूद है उसको कलेक्ट करके एक साथ रखा है। फिर यहाँ पे डीना और जॉस स्कूल पे जाते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जॉस को डीना के फ्रेंड केट के ऊपर क्रश है। फिर हम देखते हैं केट और साइमन ये दोनों हेदर के बारे में डीना के साथ मजाक कर रहे थे। और थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि सेडी साइड स्कूल के साथ सनीवेल स्कूल का एक फुटबॉल मैच होता है। तो सनीवेल के बारे में बोले तो सनीवेल सेडी साइड के पास ही था, लेकिन यहाँ के लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, मतलब सनीवेल के लोग सेडी साइड को पसंद नहीं करते हैं और वाइस वर्सा। सनीवेल के स्कूल में हम देखते हैं सैम को, जो कि डीना की एक्स गर्लफ्रेंड होती है और वो करेंटली पीटर नाम के बंदे के साथ रिलेशनशिप में होती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं डीना और सैम का फिर से झगड़ा हो जाता है। तो कुछ देर बाद हम देखते हैं सेडी साइड के लोग अपने शहर वापस जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे उनके पीछे पीछे सैम, पीटर और एक लड़का गाड़ी में उनका पीछा करने लगते हैं और उनको गालियां वगैरह दे रहे थे। तो डीना यहाँ पे गुस्से में एक आइस बकेट लेकर वो कार के ऊपर फेंक देती है, इसलिए वो कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और यहाँ पे और एक बात हम नोटिस कर पाते हैं कि पीटर वही रायन के जैसा किलर मास्क पहना था। सो एक्सीडेंट की वजह से सैम के नाक से खून बहता है और यहाँ पे हाथ में लगा हुआ खून जब वो जमीन पे रखती है तो उसको एक अजीब सा विजन आता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे सैम को हॉस्पिटलाइज किया जाता है और शेरिफ गुड सबको पूछ रहे थे कि दरअसल यहाँ क्या हुआ, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता। कुछ देर बाद हम लोग देख पाते हैं कि एक मास्क पहना हुआ आदमी यहाँ पे डीना के घर के बाहर होता है और यहाँ पे डीना उसको देख के समझती है कि ये पीटर हो सकता है, क्योंकि पीटर ने भी एक मास्क पहना था एक्सीडेंट के टाइम, वही मास्क पहना था। सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं केट को, जो कि बेबी सिट कर रही थी और वहाँ पे भी वो मास्क पहना हुआ आदमी को देखता है जिसको कि वो पीटर समझ रही थी। इसलिए पीटर और सैम को कन्फ्रंट करने के लिए ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं साथ में। यहाँ डीना केट से बात कर ही रही थी, पीछे से पीटर आ जाता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि किलर पीटर नहीं है और तभी पीटर को पीछे से वो मास्क्ड किलर मार देता है। तो इधर से ये लोग जैसे तैसे करके निकलते हैं। फिर हम देखते हैं वो किलर हॉस्पिटल के कुछ और लोगों को भी मार डालता है और ये लोग जब भाग रहे थे तब उस मास्क्ड किलर का मास्क निकल जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि मूवी के पहले सीन में जो दिखाया गया था रायन है। डीना और केट ये सारी बात पुलिस को बता रहे थे कि वो किलर रायन है, लेकिन पुलिस यहाँ पे उनके बातों को ऑब्वियसली बिलीव
बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि रायन तो मर चुका है, वो भी हेडशॉट खा के। तो एज ए व्यूअर यहाँ पे हम समझ पाते हैं कि ये जो किलर्स है वो किसी तरह से रिजरेक्ट हो रहे हैं मरने के बाद भी। फिर डीना जाते टाइम ट्रिक करके एक पुलिस वाले से उसका पिस्तौल ले जाती है। फिर हम देखते हैं साइमन को जो कि पुलिस स्टेशन के ही बाहर था और यहाँ पे उसको एक गाना गाती हुई औरत दिखाई देता है, इसीलिए वो उसके पास जाता है। सडनली वो औरत साइमन के ऊपर हमला कर देती है। तो साइमन का चीख सुन के डीना यहाँ पे आके उस औरत के ऊपर गोली चला देती है। सो वो औरत यहाँ पे बेहोश हो जाती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वापस जब वो उठती है वो ऑटोमेटिक हील हो जाती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये किलर्स कभी मरेंगे नहीं। तो ये पांचों घर आके डिस्कशन कर रहे थे कि ये किलर्स कौन है। तो जॉस यहाँ पे बताता है कि वो लड़की रूबी लेन है जो कि 1965 में बहुत लोगों को मार दी थी। और तो और वो जितना भी रिसर्च किया था वो सब बताता है उन लोगों को। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि 1978 में भी एक किलर बहुत से लोगों को मार दिया था। 1922 बिली वार्कर और भी बहुत सारे केसेस वो बोलता है। मतलब इधर से साफ था कि शेडीसाइड के जो लोग हैं वो जगह एक तरह का श्रापित है। तो इस जगह के लोग सारा फियर के कंट्रोल में आ जाते हैं और एक दूसरे को मार डालते हैं। ये सब शुरू हुआ 1666 से, जब एक फादर ने मतलब चर्च के फादर ने कुछ बच्चों को मार दिया और उसी साल में ही सारा फियर को विच क्राफ्ट के लिए मारा गया था। लेकिन मरने से पहले वो एक लास्ट रिचुअल कर गई। उसका एक हाथ को वो काट के कहीं पे फेंक दिया है। इस तरह से अब वो मर के भी अभी जिंदा है। अभी भी वो शेडीसाइड में जो भी लोग हैं उन लोगों को कंट्रोल कर पा रही है। फिर ये सब सुन के सैम यहाँ पे बोलते हैं कि जब वो एक्सीडेंट हुआ और उसका ब्लड उस जमीन पे लगा तब उसे वही विच का विजन आया था। तो ये सब सुन के जॉस को लगता है कि मे बी उस जमीन के नीचे सारा फियर का कब्र है। तो शायद से एक्सीडेंट की वजह से वहाँ कुछ तो घटा है जिससे कि सारा फियर यहाँ पे डिस्टर्ब्ड है और उसका कंट्रोल किया गया जितने भी साइको किलर्स हैं उन लोगों को सैम के पीछे भेज रही है। यहाँ पे ये लोग सारा फियर के कब्र के पास जाते हैं और वहाँ खोपड़ी वगैरह सब इधर उधर था, तो इसको सब समेट के उसको वापस जमीन में गाड़ देते हैं और उसे सरी भल के निकल ही रहे थे एक अजीब सा मास्क पहना हुआ आदमी उनके ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे वो जॉस के पास से ही गुजरता है लेकिन जॉस को नहीं मारता। सो ये बात क्लियर था कि वो केवल सैम को मारने आया था। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन उठता है कि वो मास्क वाले किलर डीना और सिमन के पास भी तो गए थे। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक्सीडेंट के टाइम सैम का खून साइमन के शर्ट में और डीना के जूते में गिर गया था, इसीलिए वो मास्क वाला किलर उन दोनों के पीछे भी गया था। इसलिए ये लोग एक अच्छा प्लान करते हैं। ये लोग अपने स्कूल में जाते हैं और सैम को एक रूम में बंद कर देते हैं और रूम के बाहर सैम का खून लेके बाहर उसका खून लगा देते हैं जिससे कि किलर उसी रूम पे जाए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो किलर सब उसी रूम पे जाते हैं और सैम उस रूम से निकल के बाहर आ जाती है। ये लोग पहले से ही उस रूम में पेट्रोल वगैरह छिड़क दिए थे तो वहाँ पे एक्सप्लोजन होता है और सारे किलर्स यहाँ पे मारे जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में चेक करने पर ये लोग उनका हेल्थ रीजेनरेट हो रहा था। सो ये देख के सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे जॉस को एक बात याद आता है, लाइक उसने एक आर्टिकल में देखा था कि सी बर्मन नाम के एक लड़की ने 1978 में उसको विच के विजन्स आए थे लेकिन फिर भी वो बच गई। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो थोड़ी देर के लिए मारी जाती है लेकिन ठीक टाइम पे सीपीआर देने पर वो जिंदा हो गई थी। तो यहाँ पे ये लोग कंक्लूड करते हैं कि कुछ देर के लिए सही सैम को मरना होगा, इसलिए इन लोगों को एक बहुत अच्छा प्लान आता है। तो देर रात को ये लोग शेडीसाइड के मॉल में घुस जाते हैं और यहाँ पे साइमन कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स देता है जो कि बहुत मात्रा में सैम को खाना होगा ताकि वो ड्रग्स की ओवरडोज से मर जाए। और ये लोग ट्राई करेंगे कि उसके बाद एड्रेनालिन शॉट देके उसको ट्राई करेंगे कि वापस जिंदा होने का। तभी वहाँ पे किलर्स भी आ गए थे और वो किलर्स बेचारे केट और साइमन को बहुत बेरहमी से मार डालते हैं। ये लोग क्या करे क्या नहीं करे, इसीलिए डीना यहाँ पे फोन डायरी से सी बर्मन का नंबर निकाल के उसको फोन करती है लेकिन वो फोन नहीं उठाती है। ड्रग के ओवरडोज से अभी सैम मर चुकी थी। तो ये बात देख के वो किलर्स यहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद डीना यहाँ पे सैम को बचाने के लिए उसके ऊपर एड्रेनालिन सब इंजेक्ट करने लगती है। सो 4-5 इंजेक्शन के बाद सैम फिर से जिंदा हो जाती है। फिर सिंसिप्टो के हम देखते हैं शेरिफ गुड यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। वो यहाँ पे जॉस डीना और सैम को पूछते हैं कि उस मॉल में क्या क्या हुआ बताओ, पर कोई कुछ भी नहीं बोलता। सब लोग यहाँ पे छोटी मोटी कहानी बोल देते हैं। तो कुछ देर बाद हम देखते हैं सैम और डीना ये दोनों साथ थे और डीना को यहाँ पे सी बर्मन की तरफ से कॉल आता है और वो बोलती है कि क्या अभी तक तुम जिंदा हो। तो डीना यहाँ पे बोलती है कि हाँ अभी तक हम जिंदा है और ये सब अभी खत्म हो चुका है। तो सी बर्मन यहाँ पे बोलती है कि ये सब कभी खत्म नहीं होता, वो विच अपना रूल्स खुद बनाती है। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं एक विच मतलब सारा फियर ने एक पत्थर में सैम का नाम लिख देती है और सडनली यहाँ पे सैम पोजेस्ड होके डीना को एक चाकू मार देती है। डीना किसी तरह से सैम के ऊपर ओवरपावर होके
के उसको बांध देती है। फिर डीना और जॉस डिसाइड करते हैं कि वो सी बर्मन के पास जाएंगे। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के बाहर जो रूबी लेन ने साइमन के ऊपर हमला किया था, वहाँ से रूबी लेन का जो चेन था, लॉकेट था, वो शेरिफ गुड को मिला है। और शेरिफ गुड यहाँ पे किसी के घर में इट्स हैपनिंग अगेन एक चिट्ठी फेंक के चले जाते हैं। मतलब यहाँ पे साफ था कि शेरिफ गुड को पहले से पता है, मतलब ये सब क्या चल रहा है उनको पहले से पता है। तो ये बात हम नेक्स्ट पार्ट में जान पाएंगे। चलते हैं सीधा नेक्स्ट पार्ट 1978 की तरफ। तो पहले सीन में हम देखते हैं सी बर्मन को, जो कि वही सेडी साइड में रहते थे। और कुछ देर पहले मैंने जो बताया था कि शेरिफ गुड ने इट्स हैपनिंग अगेन करके एक नोट डाला है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो सी बर्मन के घर में ही उसने वही नोट डाला है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि सी बर्मन हमेशा डरी डरी रहती है। उनके घर में कई सारे घड़ी थे और उस पे हर 30 मिनट्स में एक अलार्म बज रहा था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कोई उसके घर में घुसने का कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये दोनों डीना और जॉस है। डीना यहाँ पे सी बर्मन को हेल्प मांगती है, बट सी बर्मन यहाँ पे उसका हेल्प करने के लिए राजी नहीं थे। सो बहुत रिक्वेस्ट करने पर आखिरकार वो मान जाती है और यहाँ पे वो अपना स्टोरी बताने लगती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक 1978 में क्या क्या हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं सनी वेलर्स के कुछ बच्चे सेडी साइड की एक लड़की जिसका नाम होता है जिगी, उसको पकड़ लिए थे और उसको एक पेड़ पे बांध के उसको बहुत टॉर्चर कर रहे थे, क्योंकि उसने शीला का पैसा चुराया था। शीला सनीवेल सिटी की होती है। साथ ही साथ ये लोग जिगी को विच बोल रहे थे, तो उसको विच क्यों बोल रहे थे हमें आगे पता चलेगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं 2 लड़के आ जाते हैं, एक का नाम होता है कार्ट और एक का नाम होता है निक गुड। और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि वो शेरिफ गुड जो था वो यही निक गुड होता है। सो निक गुड यहाँ पे जिगी को छुड़ाता है। फिर हम देखते हैं टॉमी और सिंडी को, जो कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, और सिंडी यहाँ पे जिगी की बहन थी, बड़ी बहन। फिर हम देखते हैं एलिस और आनी को, जो कि अजीब सा अवस्था में थे। एलिस और सिंडी की कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि सिंडी कभी उनकी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल नहीं है। और आनी और एलिस ये दोनों ड्रग्स करते हैं। सो एलिस यहाँ पे मजाक में सिंडी को बोलती है कि तुम नर्स लेन के घर से हमारे लिए ड्रग्स ला दो। फिर सिंसिप्ट होके हम देखते हैं जिगी नर्स लेन के घर गई थी, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये नर्स लेन और कोई नहीं बल्कि रूबी लेन की माँ है। रूबी लेन जिसको भी हमने पार्ट 1 में देखा था। रूबी लेन ने एक पार्टी में 7 लोगों को मार दिया था। सो नर्स लेन का मानना यह था कि उनकी बेटी यानी कि रूबी लेन उस वक्त सारा फेयर की कंट्रोल में थी, बट उनका बात कोई भी विश्वास नहीं करता, बल्कि नर्स लेन को ही सब लोग विच समझ रहे थे। इसलिए उनके साथ कोई भी बातचीत नहीं करता सिवाय जिगी के। इसीलिए नर्स लेन के साथ साथ जिगी को भी ये लोग विच बुलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देख पाते हैं नर्स लेन के पास एक डायरी होता है जिसपे कि सारा फेयर के बारे में बहुत कुछ लिखा था। कुछ देर बाद जिगी यहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं टॉमी को, जो कि वही कमरे का साफ सफाई कर रहा था। तभी अचानक वहाँ पे नर्स लेन यहाँ पे आ जाती है और वो टॉमी से बोलने लगती है कि मुझे माफ करना, क्योंकि अभी मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। तुम्हारा नाम मैं उस दीवार पे देखा है। आज रात वैसे भी तुम बहुत लोगों को मार दोगे, साथ ही साथ खुद भी मर जाओगे। ये कह के वो उसके ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पे टॉमी किस तरह से बच जाता है, लेकिन वो नर्स लेन को मार के वहीं पे बेहोश कर दिया था। ओके, तो नर्स लेन यहाँ पे क्या बोल रही थी हमें आगे पता चलेगा। थोड़ी देर बाद यहाँ पे नर्स लेन को हॉस्पिटलाइज किया जाता है और सब लोग सोचते हैं कि बेटी की तरह माँ भी पागल हो चुकी है। तो आज रात को सेडी साइड और सनीवेल के बीच एक मैच होने वाला था। यहाँ पे सिंडी को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि अचानक नर्स लेन ऐसे पागलों की तरह टॉमी के ऊपर क्यों हमला करती है। तो सिंडी को लगता है कि नर्स लेन ड्रग्स लेती है, इसीलिए वो और टॉमी उसके घर जाते हैं। और यहाँ पे वही डायरी हम देख पाते हैं जिसपे कि सारा फेयर के बारे में बहुत सारा डिटेल्स मेंशन था। फिर वहाँ पे एलिस और आनी भी आ जाते हैं ड्रग्स लेने के लिए। तो वही डायरी देखकर हमें पता चलता है कि सारा फेयर मरने से पहले डेविल के साथ एक डील कर दी थी, और वो अपना हाथ किसी शैतानी स्टोन के ऊपर रख दिया था। जब तक उसका हाथ और बॉडी एक साथ दफन नहीं किया जाता तब तक ये कर्स नहीं टूटेगा। फिर हमें पता चलता है कि इस डायरी में एक मैप भी है, और वो मैप कंप्लीट सनीवेल और सिटी साइडर के पूरे जगह की थी। मैप में सारा फेयर करके कुछ लिखा था और उसके पास कई सारे एक्स थे। तो ये एक्स क्या है हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पे लोग सारा फेयर जहाँ पे लिखा था इसको सारा फेयर का ग्रेव समझ के वहाँ पे जाते हैं, लेकिन तब तक टॉमी को कोई फुसफुसाने का साउंड आ रहा था। लाइक टॉमी, सिंडी, एलिस और अन्नी ये चारों मैप देख के वही सारा फेयर वाली जगह पे पहुंच गए थे। और यहाँ ये लोग देखते हैं कि बहुत सारा कब्र ऑलरेडी खोदा हुआ है। इसका मतलब ये था कि जो एक्स पार्ट है वो सब ऑलरेडी नर्स लेन खोद चुकी है, क्योंकि वो सारा फेयर की हाथ ढूंढ रही थी ये कर्स को तोड़ने के लिए। कुछ देर बाद इन लोगों को सारा फेयर की घर भी मिल जाता है, जो कि अंडरग्राउंड था। सो यहाँ पे ये लोग उसके घर को एक्सप्लोर करने के लिए अंदर जाते हैं। यहाँ पे वही डायरी में दिखाया गया मार्क भी था। साथ ही साथ वहाँ पे ब्लैक
मैजिक करने के लिए अजीब सा सामान भी होता है। यहाँ पे एलिस और सिंडी ये दोनों थोड़े आगे चले गए थे और टॉमी और आर्नी ये दोनों पीछे थे, लेकिन तब तक टॉमी पूरी तरह से पोजेस्ड हो चुका था और वो आर्नी को मार देता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो एक्स वाला किलर और कोई नहीं बल्कि टॉमी है। सिंडी और एलिस इन दोनों को एक पत्थर में टॉमी का नाम दिखता है। इसका मतलब ये था कि नर्स लेन यहाँ पे पहले भी आई थी और वो इस नाम को देख के टॉमी को मारने के लिए इधर से चली गई। उसके बाद टॉमी यहाँ पे एलिस और सिंडी को मारने के लिए जाता है। ये दोनों किसी तरह से एक छोटे से रास्ते से गुजर के आगे चले जाते हैं और वहाँ पे कुछ पत्थर गिर जाता है, इसीलिए टॉमी वहाँ पे नहीं आ पाता। इसीलिए टॉमी बाहर स्कूल के बच्चों को मारने के लिए बाहर जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं जिगी और निक ये दोनों शीला को परेशान करने के लिए उसे एक बाथरूम के अंदर लॉक करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर सिंडी यहाँ से निकलने का कोशिश करती है लेकिन गोल गोल घूम के वही सेम स्पॉट पे वो आ जाती है। फिर ये लोग डायरी को गौर से देखते हैं तो डायरी को देखने पर उन्हें पता चलता है कि वो लोग जहाँ पे फंसे हैं वो विचेस मार्क वाला जगह है। ये जो स्टार मार्क दिख रहा है वही वाला जगह है। सो इसको फॉलो करके ये लोग इधर से निकल सकते हैं। सिंडी और एलिस यहाँ पे उस मैप के जरिए विच मार्क के सेंटर की तरफ पहुंच गए थे और यहाँ पे उन्हें एक अजीब सा चीज दिखाया जाता है, मतलब एक दिल जैसा कुछ यहाँ पे धड़क रहा था। जब एलिस उसको छूती है तब उसको विच की बहुत सारी विजन्स दिखाई देता है। साथ ही साथ सारा फियर की वजह से जितने भी लोग मरे हैं या फिर उसके कंट्रोल में साइको किलर बन गए उन सब का भी इमेजेस उसे दिखता है। सिंसिप्टो के हम देखते हैं टॉमी को जो कि एक बच्चे को मार दिया था और उस बच्चे का डेड बॉडी यहाँ पे निक और जिगी देख लिए थे। तो निक तुरंत सभी बच्चों को मेस हॉल पे जमा करता है और कर्ट को बोलता है कि तुम जितनी जल्द हो सके सब बच्चों को इकट्ठा करो और एक बस में इधर से निकल जाओ। ये कह के वो बाकी बच्चों को बचाने के लिए बाहर जाता है और यहाँ जिगी को याद आता है कि वो शीला को एक बाथरूम में बंद कर दिए थे, तो उसे बचाने के लिए वो उसी बाथरूम पे जाती है। लेकिन यहाँ पे शीला की उसके साथ फाइट हो जाती है और जिगी यहाँ पे किसी तरह शीला को नॉक कर देती है वहाँ पे। फिर हम देखते हैं अंडरग्राउंड रास्ते से एलिस और सिंडी ये दोनों कैंप की ओर जा रहे थे और उनको ऊपर से जिगी और शीला की आवाज सुनाई देता है, इसीलिए वो हेल्प करके जोर से चिल्लाते हैं। तो जिगी अपनी बहन सिंडी की आवाज यहाँ पे सुन लेती है, इसीलिए उसको हेल्प करने के लिए यानी कि ऊपर लाने के लिए वो एक बंदा की मदद लेता है जिसका नाम होता है गैरी। सो गैरी इधर से एक रस्सी फेंकता है जिसकी मदद से ये दोनों ऊपर आ सके, लेकिन तभी वहाँ पे टॉमी आ जाता है और गैरी को मार देता है, मतलब उसका मुंडी पूरा अलग कर देता है। तो जिगी ये बात देखकर जल्दी से इधर से भागती है। टॉमी भी उसके पीछे पीछे भागता है और उसको बचाने के चक्कर में टॉमी निक के ऊपर हमला करता है और फॉर्चुनेटली टॉमी निक को नहीं मारता क्योंकि वो सनीवेल से था ना कि सैडिसाइडर, मतलब कार्स ओनली सैडिसाइड के लोगों से हैं। तो जिगी इधर से किसी तरह से निकलती है लेकिन उसके सामने से ही बस निकल जाती है। सिंसिप्टो के हम देखते हैं सिंडी और एलिस वो दोनों नीचे फंसे हुए थे और यहाँ पे वो लोग डायरी से डिस्कवर करते हैं कि और एक रास्ता इधर से निकलने का जो कि ये रास्ता मेस हॉल तक जाता है। इसीलिए सिंडी यहाँ पे जल्द से जल्द जिगी को बचाने के लिए उसी रास्ते पे चलती है और यहाँ पे हम देखते हैं एलिस को फॉर्चुनेटली डेविल स्टोन के नीचे सारा फेयर का कटा हुआ हाथ मिल गया था। फिर सिंसिप्टो के हम देखते हैं जिगी यहाँ पे मेस हॉल पे पहुंच चुकी थी और वो एक रेडियो पे म्यूजिक ऑन कर देती है जैसे कि वो टॉमी को डिस्ट्रैक्ट कर सके। तब तक उसकी बहन सिंडी यहाँ पे आ चुकी थी। जिगी एक कमरे में चुपके बैठी थी। फिर टॉमी वहाँ पे आ जाता है और जिगी यहाँ पे टॉमी के पीछे से निकल के उसे जस्ट मारने ही जा रहा था, लेकिन यहाँ पे म्यूजिक बंद हो जाता है। सो जिगी का साउंड यहाँ पे टॉमी को आ जाता है, इसीलिए टॉमी यहाँ पे जिगी के ऊपर हमला करता है। जिगी यहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए एक कपड़ा लेकर टॉमी को चोक करने का कोशिश करती है और ऐसे ही टॉमी को वो आइकॉनिक किलर वाला लुक मिला था। टॉमी यहाँ पे जिगी को जस्ट मारने ही जा रहा था तब सिंडी पीछे से आकर टॉमी को बहुत बार चाकू मार के उसको जान से मार देती है। तब तक एलिस भी वहाँ पे आ चुकी थी सारा फेयर के हाथ के साथ और यहाँ जिगी के नाक से खून बह रहा था और वो गलती से सारा फेयर के वो कटा हुआ हाथ के ऊपर गिर जाता है और उसको विच की विजन्स आने लगते हैं, मतलब यहाँ पे विच का कर्स अभी जिगी के ऊपर आ चुका था। और यहाँ पे हम देखते हैं अंडरग्राउंड में जो दिल जैसा था वहाँ से वो प्रीवियस किलर सब जनरेट हो रहे हैं, मतलब लाइफ में आ रहे हैं। सो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि टॉमी भी फिर से जिंदा हो जाता है और यहाँ पे वो एलिस को मार देती है। फिर हम देखते हैं सिंडी को जो कि टॉमी को फिर से मार देता है। इस बार तो वो उसका मुंडी पूरा शरीर से अलग कर देता है, तो फिर भी हम जानते हैं ये वापस से जिंदा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये लोग कर्स को खत्म करने के लिए सारा फेयर जहाँ पे जिस पेड़ पे उसको फांसी दिया गया था और उस पेड़ के नीचे ही सारा फेयर की बॉडी मिलेगा, इससे वो सोच के उस पेड़ की ओर जाते हैं ताकि वो कटा हुआ हाथ बॉडी से मिला के कर्स को कम्प्लीटली खत्म कर सके।
तो ये दोनों जल्दी पेड़ के पास जाके नीचे कूदने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको एक पत्थर मिलता है जिसपे लिखा था विचेस लिव फॉरएवर, मतलब ये विच हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। और तब तक यहाँ पे वो किलर सब आ गए थे और सिंडी और जिगी को ये दोनों बहुत बेरहमी से मार डालते हैं। और कुछ देर बाद ये लोग गायब भी हो चुके थे और हम देखते हैं निक यहाँ पे आता है और जिगी को सीपीआर देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कुछ देर बाद जिगी फिर से जिंदा हो गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पुलिस वाले वहाँ आए थे और निक यहाँ पे जिगी का नाम क्रिस्टिन बताता है, मतलब पुलिस वालों को वो झूठा नाम बताता है। और इस दिन से ही जिगी का नाम क्रिस्टिन हो गया था और तब से ही वो क्रिस्टिन यानी कि सी बर्मन के नाम से जी रही है। निक ये सब अपने आंखों से देखा था, लेकिन फिर भी सारा फियर की बातों में उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं है और वो सोचता है कि टॉमी बस पागल हो चुका था। इसीलिए सी बर्मन यानी कि जिगी और निक गुड यानी कि शेरिफ गुड एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन ये सब फिर से हो रहा है, इसीलिए ये देखकर शेरिफ गुड यहाँ पे जिगी के ऊपर मतलब सी बर्मन के ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा करने लगे थे। तो जिगी की बातों से डीना को यहाँ पे पता चल चुका है कि हाथ को बॉडी के साथ मिला के कर्ज खत्म हो सकता है। तो डीना और जॉस इन लोगों के पास तो बॉडी है, इसीलिए वो हाथ खोजने के लिए वही पेड़ के नीचे जाते हैं जो कि अभी 1994 में सीडी साइड मॉल पे है, जहाँ पे कि अभी भी रायन ने खून किया था। मतलब 1978 में जिगी और सिंडी ने इस हाथ को वही पेड़ के नीचे रखा होगा, इसीलिए वो हाथ वहाँ पे है। सो डीना और जॉस यहाँ पे उस पेड़ के नीचे खोदते हैं और उनको वो हाथ मिल जाता है और उसको बॉडी के साथ जोड़ते ही डीना को एक खतरनाक विजन आता है जिससे कि वो विच का पूरा लाइफ टाइम देख पाएगी। यहाँ पे पार्ट 2 खत्म होता है। चलते हैं लास्ट पार्ट 3 की तरफ जो कि 1666 में है। तो कहानी शुरू होने से पहले ही मैं बता दूं, इस पार्ट में एक बहुत अच्छा ट्विस्ट है, तो देखते रहिए आपको पता चल जाएगा। तो पार्ट 3 की शुरुआत होता है डीना से और यहाँ पे वो जैसा कि मैंने बोला था सारा के पूरी लाइफ देख रही है। मतलब वो खुद सारा फियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो उसकी लाइफ देख रही है। अभी स्क्रीन पे आप जिसको देख पा रहे हो ये असली सारा फियर, क्योंकि डीना इसकी लाइफ पूरा देख रही है। तो सीरीज में डीना को आज सारा फियर दिखाया गया है। तो इस 1666 वाली टाइमलाइन में डीना को मैं सारा बुलाऊंगा। और तो और सरप्राइजिंगली 1994 और 1978 में जितने भी एक्टर और एक्ट्रेस देखे हैं हम लोग, वो लोग भी 1666 में है और वो किसी और की किरदार में है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सारा और उसका भाई हेनरी जो कि 1994 में जॉस है, डीना का भाई। यहाँ पे हम देखते हैं इसका पालतू पिग जो था वो प्रेग्नेंट होती है और वो कुछ बच्चे को जन्म दे रही थी, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन वगैरह आ जाते हैं। सो सारा यहाँ पे मदद करती है और उनमें से एक छोटे से पिग को वो सोलोमन के यहाँ देने गई थी। और यहाँ पे हम देख पाते हैं सोलोमन जो कि 1994 में निक गुड यानी कि शेरिफ गुड है। मैं यहाँ पे ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे इसका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आपको सबके किरदार को याद रखना पड़ेगा। मतलब 1994 में कौन था, 1978 में कौन था, अभी जो हम लोग देख रहे हैं 1666 वाला, सभी के सभी इंटर रिलेटेड है। ओके, तो सोलोमन और सारा इन दोनों की कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि सोलोमन के हाल ही में उसकी पत्नी और बच्चे मारे गए हैं। तो उसकी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सारा के पिता को, जो कि सारा को सजेस्ट करते हैं कि कुछ दिनों में सोलोमन के साथ उसकी शादी हो जाए तो वो खुश रहेगी। तो सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं सारा के दोस्तों को, जिनको हमने 1978 और 1994 में ऑलरेडी देखा है। लाइक 1978 में जिसका नाम होता है सिंडी, वो 1666 में अबिगेल है, और जिगी इसका नाम कॉन्स्टेंस है, केट का नाम लिजी है। तो ये सब लोग दोस्त थे और आज रात को ये गांव के बाहर किसी विच से, मतलब विच के घर जाके एक स्पेशल बैरिज वो लोग लेने वाले थे। और यहाँ पे मैं एक और नाम को मेंशन करना भूल ही गया। पे हम देख पाते हैं थॉमस को, जो कि इस टाइमलाइन में एक शराबी था और उसका गंदी नजर सारा पे भी था। 1994 में जिसका नाम सैम था, ये यहाँ पे हैना है और इस टाइमलाइन में भी हैना और सारा एक दूसरे को प्यार करते हैं। फिर हम देखते हैं शाम होते ही लिजी, सारा और हैना ये तीनों निकल जाते हैं वही विच के घर। और लिजी यहाँ पे बोलती है कि वो विच ने, जिसका नाम होता है मैरी, तो मैरी ने शैतान के साथ डील करके अपने पति की बलि दे दी और वो अभी इमॉर्टल है। और यहाँ पे ये लोग उसके घर पे रखा हुआ बैरिस को चुराना चाहते हैं, क्योंकि वो चुरा के ये लोग मस्ती करने वाले थे। लाइक वो बैरिस खा के हैंगओवर हो जाता है, पता नहीं कौन सा बैरिस है, मुझे नहीं पता। तो मैरी के घर बैरिस ढूंढते टाइम सारा को एक अजीब सी किताब मिलता है, जिसपे की हेल में जो पावरफुल डिमंस वगैरह है, जैसे की लूसीफर, अजाजेल, एबेडोन, इन लोगों का नाम और इनको समन करने का प्रक्रिया सब लिखा हुआ था। तभी ये सारा पढ़ी रही थी, पीछे से मैरी आ जाती है और मैरी को यहाँ पे देख के हमें पता चलता है कि मैरी और कोई नहीं 1978 वाले नॉर्थ लेन है। तो मैरी यहाँ पे अजीब सी बात बोलने लगती है कि ये जो समन करने का प्रक्रिया है इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कब तुम समन कर लोगे और शैतान तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सो ये सारी बात सुन के सारा यहाँ से डर के भाग जाती है। और यहाँ पे ये लोग इनफ बैरिज ले आए थे
और इसको सब खा के उनको नशा हो जाता है। साथ में ये लोग झूमने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कैलेब नाम का लड़का होता है जो कि बहुत बदतमीज होता है। यहाँ पे वो हैना को छेड़ता है तो हैना उसको एक चाटा मार के उसकी बहुत बेइज्जती करके वहाँ से चली जाती है। फिर सारा और हैना ये दोनों जंगल में अकेले जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। पहले तो इनको बहुत गलत लगता है क्योंकि वो 1666 वाला टाइम था और आज भी और हम देख पाते हैं कि दूर से पेड़ों के पीछे इनको कोई देख रहा है। नेक्स्ट डे यहाँ पे सारा देखती है कि उन लोगों का खाना जो था वो धीरे धीरे सड़ रहा है और उन लोगों का एक पालतू कुत्ता भी था, वो भी मिसिंग है। फिर वो हैना से मिलने उसके घर जाती है तो हैना के पिता एक पादरी थे और इनका नाम होता है साइरस। तो हैना यहाँ पे बोलती है कि साइरस आज सुबह से ही अजीब बिहेव कर रहा है, लाइक किसी से वो अकेले में बात कर रहा है, फुसफुस आ रहा है और उनके घर में भी खाना सब सड़ रहा है। और यहाँ पे ये लोग बाहर जाते हैं तब हमें पता चलता है कि सारे लोगों के घर में भी जितने भी लोग थे यहाँ पे सब लोगों के घर में खाना सड़ रहा था या फिर कुछ ना कुछ अपशगुन वगैरह हो रहा था। और तो और थॉमस ने सारा और हैना इन दोनों के बारे में गांव वालों को सबको बता दिया है। और सारा का जो पालतू कुत्ता था वो गांव के जो एक कॉमन कुआं होता है उसमें कूद के जान दे दिया है। तो पानी भी गंदा हो चुका है। यहाँ पे थॉमस सबको भड़काता है कि कोई तो है जो कि शैतान को इस धरती पे बुलाया है, मतलब इस जगह पे बुलाया है और शैतान के साथ किसी ने सौदा किया है। तो ये 1666 था तो सबको आसानी से मैनिपुलेट हो जाते थे, लाइक सब लोग बहुत ही ज्यादा रिलीजियस थे। ऊपर से जो पादरी साइरस था वो कुछ बच्चों को लेके एक चर्च में बंद कर दिया है। तो ये बात सुन के सोलोमन तुरंत चर्च का दरवाजा तोड़ के अंदर जाता है और यहाँ पे हम देख पाते हैं साइरस ने अपना आंखें निकाल लिया है और साथ ही साथ वो बच्चों के भी आंखें निकाल के सैक्रिफाइस दे दिया है और सब बच्चे यहाँ पे मारे गए हैं। और यहाँ पे साइरस अचानक से सारा के ऊपर हमला करता है तो सोलोमन उसे एक एक्स से मार डालता है। ये सब देख के सारा बहुत डर गई थी और यहाँ पे सारा को लग रहा था कि हैना और उसके बीच जो सब हुआ है उसके लिए ही शैतान यहाँ पे आया है। सो सोलोमन यहाँ पे उसको समझाता है कि शैतान को ऐसे ही नहीं बुलाया जाता। सोलोमन यहाँ पे उसको समझाने का कोशिश करता है। फिर रात को हम देखते हैं सब लोग उसी चर्च पे बैठ के एक मीटिंग जैसा कर रहे थे कि कौन गिल्टी है कौन नहीं। और यहाँ पे सोलोमन सबको समझा रहा था कि फादर साइरस ही गिल्टी है और वो काला जादू करके सब बच्चे को मार दिया। लेकिन थॉमस और कैलेब ये दोनों हैना और सारा इन दोनों को गिल्टी मान रहे थे और इन लोगों को भड़काते हैं कि हैना और सारा ये दोनों अबोमिनेशन है और इनका जो रिश्ता है वो नाजायज है, इसीलिए शैतान यहाँ पे आ गया है और चारों तरफ अपशगुन वगैरह हो रहे हैं। इसीलिए गांव वाले गुस्से में सारा और हैना को विच मान के उन दोनों को उनको पकड़ने के लिए भागते हैं। यहाँ पे हैना पकड़ी जाती है और वो सारा को रिक्वेस्ट करती है कि वो यहाँ से भाग ले। सो सारा यहाँ पे हैना को बोलती है कि हमने तो ये नहीं किया, हो सकता है वो बाहर जो विच है उसने किया है, मतलब वो मैरी की बात यहाँ पे कर रही थी तो वो मैरी के घर जाती है। और यहाँ पे मैरी के घर जाते ही हमें पता चलता है कि मैरी तो मर चुकी है, उसका किसी ने गला काट के उसे मार दिया है। साथ ही साथ वो शैतान को बुलाने वाला बुक भी गायब है। इसीलिए और कुछ रास्ता ना पाके वो लास्ट में सोलोमन के घर जाती है। सो सोलोमन यहाँ पे उसको छुपा लेता है क्योंकि सोलोमन के घर में भी गांव वाले सब ढूंढने आए थे। तो सारा यहाँ पे छुप ही रही थी, उसको एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है अंडरग्राउंड की तरफ और नीचे जाते ही हमें अभी सब कुछ पता चल जाता है। गांव में काले जादू करने वाला और कोई नहीं बल्कि सोलोमन गुड ही है और वो विच को मार के उसका बुक ले आया और काला जादू करके साइरस का नाम उस पत्थर पे लिख दिया। सो डीमन के साथ डील था कि बदले में उसका धन और अच्छा जीवन मिलेगा और कुछ सालों में उसको ऐसे ही बहुत सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। क्योंकि वो सारा से प्यार करता है इसीलिए वो सारा को बोलता है कि वो भी उसके टीम में आ जाए। लेकिन सारा यहाँ पे सोलोमन की सच्चाई सब बताने के लिए बाहर जाती है और मुठभेड़ में यहाँ पे हम देखते हैं सोलोमन सारा की एक हाथ काट देता है और वो हाथ एक पत्थर के नीचे था जो कि 1978 में एलिस को मिला था। फिर भी सारा सोलोमन से फाइट करके किसी तरह से ऊपर आती है और यहाँ पे सब गाँव वालों को सोलोमन की सच्चाई बताने जा ही रही थी। सोलोमन उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि मैंने विच को पकड़ लिया, क्योंकि सब पहले से ही सारा को विच मान रहे थे और सारा के पास भी कोई प्रूफ नहीं था। इसीलिए सारा और हैना इन दोनों को मतलब फांसी देने का फैसला होता है। लेकिन एंड मोमेंट पे सारा बोलती है कि मैंने ये सब किया, मैंने ये सब काला जादू किया और हैना मेरी बस में है तो हैना को छोड़ दिया जाए। इसीलिए
इसीलिए हैना को यहाँ पे फांसी की सजा नहीं होती बल्कि सारा को यहाँ पे फांसी दिया जाता है। उसके बाद उसकी बॉडी को वही पेड़ के नीचे दफन किया जाता है। सिंस सारा के दोस्त उसको विश नहीं मानते इसीलिए वो उसकी बॉडी को उधर से निकाल के प्रॉपर जैसे क्रिश्चियन लोगों का अंतिम संस्कार के टाइम जो भी मंत्र वगैरह होते हैं वो सब पढ़ के उसको प्रॉपर बरियाल देते हैं और वो पेड़ के नीचे एक पत्थर पे लिख देते हैं विच लिव्स फॉरएवर। इसीलिए 1978 वाली कहानी पे उस पेड़ के नीचे सारा फेयर की बॉडी नहीं मिला था। तो यहाँ पे सब फ्लैशबैक खत्म होता है। मतलब डीना जो कि अभी तक सारा फेयर की लाइफ देख रही थी वो अभी गुड फैमिली की सच्चाई जान चुकी है। तो डीना यहाँ पे जॉस को लेके ये सारी सच्चाई बताने के लिए जिगी के पास जाती है और जिगी को यहाँ पे निक गुड की सारी सच्चाई पता चलता है। मतलब इतने सालों से गुड फैमिली काला जादू करके शेडीसाइड के एक पर्सन की आत्मा को शैतान को बेच देता है। सो यहाँ पे वो पर्सन पोजेस्ड होके बहुत से लोगों को मारता है। इसलिए वो मरे हुए लोग और जो भी साइको किलर बना उन सब की आत्मा यहाँ पे डेविल के पास चला जाता है और बदले में गुड फैमिली को सब कुछ मिल जाता है जिनकी उन्हें तमन्ना है। लाइक निक गुड यहाँ का शेरिफ था और निक का भाई इस जगह का मेयर होता है और ये लोग सन्नीवेल पे रहते हैं। तो मतलब ये जो फैमिली ट्री सब शुरू हुआ ये सोलोमन गुड से ही शुरू हुआ। सोलोमन गुड हमेशा शेडीसाइड के लोगों को टारगेट करता है इसीलिए शेडीसाइड बर्बाद होता जा रहा है और गुड फैमिली जो कि सन्नीवेल पे रहते हैं तो उनकी उन्नति होते जा रहा है। तो सोलोमन ऐसा करता आ रहा है। मतलब गुड फैमिली के जितने वंशज है वो ऐसा करते आ रहे हैं। तो इन सब का प्रूफ तो डीना जॉस और जिगी के पास नहीं होता इसीलिए ये लोग प्लान बनाते हैं निक गुड को जान से मार दे ताकि ये सब खत्म हो जाए। ओके तो ये तीनों जाते हैं। इनके साथ और एक बंदा आता है। तो पार्ट 1 में जॉस ने इसको पुलिस स्टेशन से भागने में मदद किया था। अभी तक निक गुड को भी पता चल चुका था इसलिए निक यहाँ पे जितने भी सीरियल किलर्स है वो सभी डीना को मारने के लिए फिर से रीजेनरेट होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं ये चारों शेडीसाइड मॉल गए थे क्योंकि डीना के पीछे सीरियल किलर्स आने वाले हैं। तो इधर आके वो किलर्स के लिए ट्रैप बनाते हैं। सिंस फास्ट पार्ट में हमको पता है कि किलर्स जो है वो टारगेट का खून से ही पहचान जाते हैं। मतलब बेसिकली खून जहाँ जहाँ पे गिरा है किलर्स उसी के बॉडी को टारगेट करते हैं। तो डीना यहाँ पे अपना खून एक बाल्टी में इसी लिक्विड के साथ मिला देती है और सब लोग एक वाटर गन से उसी लिक्विड से मिला हुआ खून को लोड कर देते हैं। अभी तक यहाँ पे किलर्स भी आ चुके थे और ये चारों मिलके उनको ट्रैप कर लिए थे। कुछ देर बाद यहाँ पे निक आता है और जिगी यहाँ पे चालाकी से उसके ऊपर डीना का खून गिरा देती है। साथ ही साथ चारों सीरियल किलर को आजाद करवा देती है। सो यहाँ पे सारे सीरियल किलर निक को मारने के लिए आते हैं लेकिन निक भी चालाक था तो वो जिगी को अपने ऊपर खींच के उसके शर्ट पे लगा हुआ खून जिगी के शर्ट में लगा देता है ताकि सीरियल किलर्स निक के साथ साथ उससे भी मार दे। इसीलिए जिगी को यहाँ पे बचाने के लिए डीना अपने हाथ काट देती है और कुछ खून गिराने लगती है। सो वो खून देखकर सीरियल किलर उसकी तरफ भागते हैं उसे मारने के लिए। इसी बीच निक शेडीसाइड के मॉल के पीछे से किसी दरवाजे से निकल जाता है और उसके पीछे पीछे डीना भी उसे फॉलो करके वही केप पे पहुंच जाते हैं। इधर हम देखते हैं जॉस जिगी ये लोग वाटर गन में लोड किया हुआ वही खून में मिला हुआ लिक्विड यहाँ पे सीरियल किलर्स के ऊपर फेंक देते हैं ताकि सीरियल किलर्स एक दूसरे को ही मार दे। और ऐसा ही होता है, चारों एक दूसरे को मार देते हैं। लेकिन हमें पता है कि ये कुछ देर के लिए है, थोड़ी देर में ये लोग जाग जाएंगे। केव में हम देखते हैं डीना के पीछे पीछे श्याम भी चली गई थी उसे मारने के लिए क्योंकि श्याम अभी पोजेस्ड है। तो डीना यहाँ पे श्याम को किसी तरह नॉकआउट कर देती है बट निक यहाँ पे डीना को एक चाकू मार देता है और उसे गला दबा के मारने का कोशिश करता है। इसी बीच डीना वही जो हार्ट था जहाँ से कि सीरियल किलर्स जनरेट होते हैं वहाँ पे निक का हाथ रख देता है जिससे कि निक को मरे हुए सभी आत्माओं का विजन्स आता है जैसे कि 1978 में एलिस को आया था। सो यहाँ पे निक सभी को देख के डर गया था और पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो गया था। इसी बीच डीना वही चाकू निक के आंख में घुसा देती है और वहीं पे उसका मौत हो जाता है। इधर हम देखते हैं सारे सीरियल किलर्स गायब हो गए थे और श्याम भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। तो ये लोग बाहर आते हैं उस टनल से और वो गुफा जो था वो निक गुड के बंगलो के नीचे था। फिर हम एक न्यूज देखते हैं जिसपे कि दिखाया जा रहा था निक गुड ही वो सीरियल किलिंग्स के पीछे है और निक गुड के भाई जो कि अभी मेयर है वो स्टेटमेंट देता है कि उसको निक के बारे में मतलब ये सब काला जादू वगैरह करता है उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं है, जो कि ऑब्वियसली झूठी है क्योंकि यहाँ पे और एक एंड
क्रेडिट सीन है जिसपे कि हमें दिखाया जाता है वो जो केव में बुक था जिससे कि शैतान को बुलाया जाए, वो बुक को कोई ले गया। तो मेरा ये गेस है कि ये बुक निक का भाई ले गया होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि गूड खानदान बिल्कुल भी गुड नहीं है, वो इविल है। तो यहाँ पे तीसरा पार्ट खत्म होता है। अभी तक पार्ट 4 नहीं आया है, अगर आगे आएगा मैं जरूर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी तक मेरा एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना पहले तो, और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।